एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 12 जून 2023 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। हर एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखिएगा पूरे वीडियो को। करंट अफेयर के पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। डेली आप में से कई सारे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में पूछते हुए पाए जाते हैं कि कहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करें, मुझे तो यहाँ नहीं मिल रही, वहाँ नहीं मिल रही। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन जब डाउनलोड कर लेते हैं तो उसके अंदर जाके फ्री स्टडी मटेरियल वाला ऑप्शन देखा करिए। उस ऑप्शन में लिखा रहता है फ्री स्टडी मटेरियल। आपको उसी पे क्लिक करना है और मेरे द्वारा दी गई जितनी भी दूसरी और एमसीक्यूज की पीडीएफ है आंसर की के साथ, आप उन्हें भी डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले सकते हो। बहुत सारा स्टडी मटेरियल मैंने वहां पर दिया हुआ है। साइंस का भी बहुत सारा फ्री स्टडी मटेरियल अपलोडेड है, वो सब कुछ आप अवेल कर लीजिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले कल के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। कल मैंने आपसे फिजिक्स का एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन मेरा यह था कि इनमें से कौन सा कांच है जिसको अल्ट्रा वायलेट किरणें भेद नहीं पाती हैं। तो इसका सही आंसर है क्रूक ग्लास। ये जो क्रूक ग्लास है, इसी वजह से इसका यूज गॉगल्स में किया जाता है। जो आप सन गॉगल्स पहनते हो ना, धूप के चश्मे, तो कारण यही होता है कि धूप के चश्मे में क्रूक ग्लास का यूज किया जाता है, क्योंकि धूप से आने वाली जो यूवी रेज हैं वो उसे पार नहीं कर पाती हैं। कई स्टूडेंट ने फ्लिंट ग्लास भी आंसर कर दिया है, जबकि ये सही आंसर नहीं है। डियर, फ्लिंट ग्लास जो होता है, ये आपका कैमरा लेंस में यूज किया जाता है। आपने देखा होगा कैमरे के आगे गोल गोल जो लेंस लगा रहता है ना, वो फ्लिंट कांच होता है। अब आप खुद सोचिए, अगर फ्लिंट कांच को अल्ट्रा वायलेट रेज नहीं भेद पाएंगी, तो आप कैमरे के लेंस से जो भी फोटो लोगे वो तो आपको डार्क ही मिलेगी। फिर चाहे आप डे लाइट में लो, आपने तो उल्टा देखा होगा कि इवन बोलते हैं कि दिन की रोशनी में फोटो वीडियो बहुत अच्छे आते हैं। तो उसका कारण ही यही है कि यूवी रेज उसको भेज जाती हैं आसानी से। बाकी सोडा ग्लास का यूज ट्यूबलाइट वगैरह में किया जाता है, परख नली बनाने में किया जाता है। और पायरेक्स कांच का यूज किचन के बर्तनों के लिए यूज किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कांच के ग्लास हो गए, कांच की कटोरी, प्लेट हो गई, उन सब में पायरेक्स ग्लास यूज किया जाता है। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। अभी हाल ही में ऑनलाइन ड्रेडिंग मॉनिटरिंग सिस्टम जिसका नाम है सागर समृद्धि, इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया गया है सर्वनंदा सोनोवाल के द्वारा। अब पहले तो आप ये समझो कि ड्रेडकिंग का मतलब क्या होता है। ये जो आपको मशीन दिखाई दे रही है ना, दैट इज कॉल्ड ड्रेडगर। ये शिप्स में लगी होती है। एक्चुअली ये पूरी मशीन इंस्टॉल है इस शिप में, आगे से लेकर पीछे तक। अब ये ड्रेडगिंग होती क्या है? समुद्र के किनारों को साफ करने के लिए ड्रेडगिंग करी जाती है, मतलब ड्रेडगर का यूज किया जाता है। अब जैसे आप इस फोटो में देख पा रहे हो, तो आप इसमें ये देख पा रहे हो कि जितना भी पॉल्यूशन है, जैसे कि मान लो आपका दूर दराज से आई हुई जो रेत है जो किनारे इकट्ठा हो गई है, जिसमें काफी सारा कूड़ा करकट है, जैसे मान लीजिए कांच है, प्लास्टिक के कण हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इनको समुद्री किनारों पे उतार दिया जाता है। और ये क्या करते हैं, इस तरीके की जितनी भी अशुद्धियां होती हैं, ये देखिए इसको दूर फेंकने का काम कर रहा है। तो इनको समुद्र के किनारे पर फेंक दिया जाता है। उसके बाद वहां से क्रेन से इनको बटोर लिया जाता है। और जो कूड़े का एक अलग सुविधाएं हैं, जो जहां पर उनके इंतजाम किए जा रहे हैं, वहां पर इसको ले जाया जाता है। तो ड्रेडगिंग के लिए सागर समृद्धि नाम का एक ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है। ये सिस्टम पूरे भारत भर में हमारे जितने भी पोर्ट हैं और कोस्टल एरियाज हैं, उन सभी को क्लीन करने के लिए भारत सरकार की जो भी पहल चल रही है, उसके बारे में रियल लाइफ मॉनिटरिंग सिस्टम है। ये सारी जानकारी देगा कि कहाँ पर ड्रेडगिंग कितनी हो रही है और कितने कितने कोस्टल एरिया को साफ किया जा चुका है। भारत सरकार ने अभी हाल ही में कितने इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को मजबूती प्रदान करने के लिए। अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों का मतलब यह है, हमारे शहरों में जो सहकारी बैंक होते हैं ना, जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, तो इनको मजबूत करने के लिए कितनी नई पहल शुरू करी गई हैं। तो 4 नई पहल अभी हाल ही में शुरू करी गई हैं। अब ये 4 इनिशिएटिव कौन-कौन से हैं? देखिए यहाँ पर, जो पहला इनिशिएटिव है, इसका मतलब ये है कि जितने भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं, ये एक बार में कॉमर्शियल बैंकों से इन्होंने जितना भी पैसा लिया है, उनको एक बार में सेटल कर सकते हैं। तो अगर वो एक बार में पूरा पैसा कॉमर्शियल बैंकों को लौटाते हैं, तो कॉमर्शियल बैंकों की तरफ से इनको राहत भी मिलेगी, मतलब सब्सिडी मिलेगी। दूसरी जो पहल है इसमें, वो इनके फेवर में ये करी गई है कि ये अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए नई और ब्रांचें अपनी शहरों में भी अब खोल पाएंगे। जो तीसरी इनको और इनिशिएटिव दिया गया है, वो ये दिया गया है कि
जो सेक्टर लैंडिंग है वहां पर प्रायोरिटी के लिए जो टारगेट्स है इनका, वो इनकी जो टाइमलाइन पहले थी उनको रिवाइज कर दिया गया है। जैसे कि मान लीजिए सरकार ने इनको जो भी टारगेट्स दिए थे कि फला डेट तक आपके ये काम हो जाने चाहिए, इस योजना को 100% तरीके से इतनी डेट तक लॉन्च करना है, तो उनकी डेटें बढ़ा दी गई हैं। और जो चौथी पहल करी गई है उसका सीधा सा मतलब ये है कि अब जितने भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होंगे वो आरबीआई के अंदर अपना एक नोडल अधिकारी आवंटित कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ सलाह देने की बात हो रही है कि ये अपनी तरफ से रिकमेंड कर सकते हैं कि हमारा एक नोडल ऑफिसर आरबीआई में हो। बाकी आरबीआई पर डिपेंड करेगा कि वो उसको अप्रूव करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। तो ये 4 इनिशिएटिव अभी हाल ही में लॉन्च किए गए हैं और इसका फायदा पूरे भारत भर के 1514 अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को मिलेगा। अभी हाल ही में 2 कौन से संस्थान हैं जिन्होंने आपस में एक एमओयू साइन किया है। एमओयू जिसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब आप सीधे ये समझ लो, दोनों संस्थाओं के बीच में जब समझौता होता है तो उसको एमओयू बोलते हैं। तो ये एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन के क्षेत्र में 2 एमओयू साइन किए गए हैं। तो ये 2 संस्था है, आरआरयू और आईआईसीए। यहाँ पर आईआईसीए का मतलब है, इसको बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, और आरआरयू का मतलब है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी। तो इन दोनों के बीच में जो सहमति हुई है, मतलब दोनों एक दूसरे को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सपोर्ट करेंगे और एकेडमिक्स के ऊपर भी सपोर्ट करेंगे। मतलब आप सीधे ये समझ लो कि राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी जो है, वहां पे पढ़ने वाले जो भी हैं उन सभी को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की तरफ से ट्रेनिंग भी उपलब्ध कराई जाएगी। और ये जो ट्रेनिंग्स होंगी ये कई सारे क्षेत्रों में होगी, जैसे कि कॉरपोरेट में आज की डेट में धोखाधड़ी होती है तो उनको कैसे पकड़ा जाए, कानून प्रवर्तन के बारे में, और इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में, ठीक है, और अपनी क्षमताओं को कैसे बढ़ाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर एबिलिटी को कैसे बढ़ाना है, ये सारी ट्रेनिंग दी जाएंगी किसको, आरआरयू के छात्रों को। ये कौन सी पावर जनरेटिंग यूनिट है जिसके द्वारा बालिकाओं को एम्पावर करने के लिए, मतलब गर्ल चाइल्ड को एम्पावर करने के लिए एक एम्पावरमेंट मिशन लॉन्च किया गया है 2023 का। तो ये जो संस्था है ये है एनटीपीसी कांति। क्या नाम है? एनटीपीसी कांति। और इन्होंने गर्ल चाइल्ड एम्पावरमेंट मिशन 2023 लॉन्च किया है। अब इसका मेन मकसद ये है कि 40 अनप्रिविलेज्ड रूरल गर्ल्स को इसके अंतर्गत सशक्त बनाने का मेन उद्देश्य है। मतलब इनको भी ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जाएगी। अब ये ट्रेनिंग किस तरीके की होगी, जैसे कि ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया, स्किल ट्रेनिंग हो गई, और आज की डेट में इंटरव्यूज का जो सिनेरियो चल रहा है, ठीक है, ये जो आपको बालिकाएं दिख रही है ना इस पिक्चर में, ये सब पूरे भारत भर से सिलेक्ट हुई हैं। इन सबको ये सब कुछ फ्री दिया जाएगा एनटीपीसी कांति की तरफ से। मतलब एक तरीके से इनकी प्योर ग्रूमिंग करी जाएगी कि ये बच्चे आगे चलकर किसी भी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू दे सकते हैं। इवन केवल इंटरव्यू ही नहीं, रिटर्न भी पहले क्लियर करेंगे। तो सारी तैयारियां इसके अंतर्गत कराई जाएंगी। ये कौन सी एजेंसी है जिसने अभी हाल ही में एक नई कैटेगरी बनाई है, और ये नई कैटेगरी है रेडी टू ड्रिंक, या इसी को लो अल्कोहल बेवरेजेस के नाम से जाना जा रहा है। तो ये है फसाई। फसाई जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। अब देखिए फसाई का कहना है, इन्होंने जितने भी बेवरेजेस हैं, मतलब भारत में जितने भी पेय पदार्थ चलते हैं उनमें एक नई श्रेणी लागू करी है, जिसमें से इनका कहना है कि कुछ ऐसे पेय पदार्थ होंगे जिसमें अल्कोहल का जो लेवल होगा वो कम होगा आमतौर पर जितना लेवल होता है। तो इनका कहना है कि जो कम लेवल के जो अल्कोहल पेय पदार्थ होंगे उनमें अल्कोहल का जो रेशियो होगा ये 0.5% से लेकर 8% तक मैक्सिमम होगा। 8% से ऊपर नहीं होना चाहिए। और ज्यादातर जो अल्कोहल पदार्थ होते हैं, जो रेगुलर पदार्थ हैं, उनमें 8% या 8% से ऊपर होता है। तो इनका कहना है ये ऐसे बेवरेजेस होंगे जिसमें मैक्सिमम 8% होगा। फसाई की स्थापना साल 2008 में करी गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। चेयरपर्सन इस टाइम पे राजेश भूषण है। कौन है? राजेश भूषण। यह कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में एक नया एप्लीकेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड लॉन्च किया है, और इसकी मदद से ये अपने राज्य के अंदर हाथियों को ट्रैक कर पाएंगे, और जो विलेजर्स हैं, जो गांववासी हैं, उनको अलर्ट भी भेज पाएंगे। तो देखिए ये जो राज्य सरकार है ये है छत्तीसगढ़ सरकार। और छत्तीसगढ़ में इस टाइम पे सरकार किसकी है? भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ये चाहती है कि देखिए इस एप्लीकेशन के अंतर्गत जितने भी ऐसे लोग हैं जो कि हाथियों का पालन कर रहे हैं वो अपने आप को रजिस्टर कर दें। अब है क्या
कि वो इसके अंतर्गत उनके हाथियों को ट्रैक करेंगे अपने डिवाइसेस के थ्रू। पहले उनकी लोकेशन ले लेंगे उनके मोबाइल से, और उनकी लोकेशन से वो पर्टिकुलर ट्रैकिंग सिस्टम अपना लगा के रखेंगे। इसमें उनकी ड्रोन सुविधाएं भी उपलब्ध रहेंगी। तो अगर उनका हाथी कहीं पर भी जाता है तो वो उसकी जानकारी तुरंत विलेजर्स को देंगे। क्योंकि छत्तीसगढ़ के अंदर अगर बात करी जाए तो पिछले 5 सालों में 296 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और ये मृत्यु जो तस्कर होते हैं ना, जो कि हाथियों को मारकर उनकी हड्डियों की तस्करी करते हैं, उसके अलावा उनकी खाल की तस्करी करते हैं, तो उनसे भिड़ंत में ये 296 गांव वाले हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। और उससे भी ज्यादा सैड ये कि जो सबसे मासूम है, जो कि एक जानवर है, हाथी, ऐसे 77 हाथियों की मृत्यु हो चुकी है 5 सालों में, 77 हाथी। तो 77 हाथी मारे जा चुके हैं, और उनको बचाने के लिए 296 लोग मारे जा चुके हैं इन तस्करों के हाथों। तो इनको रोकने के लिए ये एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। छत्तीसगढ़ में गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। छत्तीसगढ़ के बारे में चलिए आज कुछ बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर कौन कौन से फोक डांस चलते हैं, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फोक डांस है जो कि कई बार पूछा जाता है, इसको बोलते हैं पंडमानी नाच। इसके अलावा यहाँ पर एक साइला नाच चलता है। साइला के अलावा कर्मा चलता है। एक यहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं कपालिक नाच। क्या बोलते हैं? कपालिच। तो ये जो कपालिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉप 4 हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। सबसे ज्यादा बार यही आज तक पूछे गए हैं। इंडियन आर्मी ने अभी हाल ही में टैक्टिकल लैंड रेडियोस बनाने के लिए कौन सी कंपनी के साथ पैक्ट साइन किया है? या आप यूं समझ लो, भारतीय थल सेना ने इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि ये कंपनी भारतीय थल सेना के लिए लैंड रेडियो बनाकर दे, और ये पूरे तरीके से इंडिजिनसली होंगे, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत होंगे। इस कंपनी का नाम है एस्ट्रॉम टेक प्राइवेट लिमिटेड। ये बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप कंपनी है, और इसको इस वजह से दिया गया है ये कॉन्ट्रैक्ट कि जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया है, और उसके अंतर्गत हमें अपने ही ऊपर निर्भर रहना है, लोगों के ऊपर निर्भर नहीं रहना है। तो ज्यादा से ज्यादा जो हमारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं, जिनको अभी तक हम इंपोर्ट करते थे, अब हम उनको अपने घर पर ही बनाएंगे। Who has inaugurated first ever national training conclave at International Exhibition and Convention Center in New Delhi? नई दिल्ली में कन्वेंशन सेंटर में अंतरराष्ट्रीय एग्जीबिशन में नेशनल ट्रेनिंग कनक्लेव जो है, पहली बार इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन पहली बार किया है। अब इसका मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य ये इसका ये है कि पूरे भारत भर से 1500 सिविल सर्वेंट, आईएएस, आईपीएस अधिकारी, इनको इसके अंतर्गत ट्रेनिंग दी जाएगी। ये ट्रेनिंग किस तरीके की होगी? जैसे कि वो बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कर पाए, बुनियादी ढांचों की आपूर्ति कैसे कर पाए, अगर कहीं पर कम सुविधाएं हैं तो कम सुविधाओं में भी जिले को एक बेहतर तरीके से कैसे आयाम दे पाए। तो ये जो कनक्लेव है, इसका आयोजन दिल्ली में प्रगति मैदान में किया जा रहा है। अभी हाल ही में जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो देखिए, भारत में एक संस्था है जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूट ब्यूरो, एफएसआईबी। तो एफएसआईबी इस तरीके से जो इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कंपनीज हैं जो कि भारत सरकार के अधिकृत हैं, इनके लिए अपॉइंटमेंट करने का काम करती है। तो एफएसआईबी की तरफ से अभी हाल ही में जो अब अपॉइंट किए गए हैं, ये हैं एन नारायण स्वामी। अब से एन नारायण स्वामी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए सीएमडी होंगे। ये किसकी जगह ले रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, ये देवेश श्रीवास्तव की जगह ले रहे हैं। श्रीवास्तव जी रिटायर हो गए हैं। अब इसी में और भी अपॉइंटमेंट समझ लीजिए। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि एक और कंपनी है इसी तरीके की, जैसे कि जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उसी तरीके से इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस। आपने कई बार सुना होगा इसका नाम, लोग अपनी गाड़ियों का इंश्योरेंस इससे बहुत ज्यादा लेते हैं। तो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के नए सीएमडी एम राजेश्वरी सिंह को अपॉइंट किया गया है, और इन्होंने जिनकी जगह ली है, इनका नाम है सुचिता गुप्ता। क्या नाम है? सुचिता गुप्ता। अब इसके अलावा एलआईसी तो आप लोग जानते ही हैं। एलआईसी में अभी हाल ही में 2 नए एमडी अपॉइंट किए गए हैं, दोनों मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और इसको भी एफएसआईबी ने ही अपॉइंट किया है। अब ये दो कौन कौन मैनेजिंग डायरेक्टर हैं? एक तो है सतपाल भानु। क्या नाम है? सतपाल भानु। और जो दूसरे हैं, इनका नाम है आर दोराई स्वामी। क्या नाम है? आर दोराई स्वामी। इस योजना का क्या नाम है जिसको अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जो कि मुख्यमंत्री हैं, इनके द्वारा महिलाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है?
तो इस योजना का नाम है लाडली बहना योजना। क्या नाम है? लाडली बहना योजना। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के अंदर ऐसी महिलाएं जो कि गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनको 1,000 रुपए की वित्तीय सहायता शिवराज सिंह चौहान सरकार के द्वारा दी जा रही है। और ये जो पर्टिकुलर योजना है, इसको मार्च के महीने में लॉन्च किया गया था, अभी मार्च 2023 में। शुरुआती 35 दिनों के अंदर ही 1,25,00,000 से ज्यादा महिलाओं ने इसके लिए खुद को रजिस्टर किया है। तो पहले फेज में आप ये समझ लो, 1,000 रुपए इन सभी के अकाउंट्स में जाएंगे, 1,25,00,000 महिलाओं के अकाउंट में। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान सरकार का कहना है कि आने वाले समय में धीमे धीमे इस अमाउंट को बढ़ाया जाएगा और बढ़ाकर 2,000 फिर 3,000 तक भी ले जाया जा सकता है। इसके बारे में यूट्यूब पे कई सारे शॉर्ट्स भी चल रहे हैं, आपने आई एम श्योर क्या पता देखा हो। अगला क्वेश्चन है G20 की ग्रुप कंट्रीज डेवलपमेंट मिनिस्टर्स की मीटिंग 2023 की भारत में कौन से शहर में आयोजित करी जा रही है? तो इसका आयोजन उत्तर प्रदेश में वाराणसी में किया जा रहा है। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अब ये जो मीटिंग है, ये मीटिंग की शुरुआत कल से हुई है, 11 जून से हुई है, और ये कब तक चलेगी? कल तक चलेगी, मतलब 13 जून तक। तो 11, 12 और 13 3 दिवसीय मीटिंग है। दूसरी चीज यहाँ पर जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि इस बार जो डेवलपमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग है, इसको होस्ट कौन कर रहे हैं? तो इसको लीड कर रहे हैं भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर। तीसरी चीज, टोटल G20 के नेशन से 200 डेलीगेट्स यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं, और इसका मेन उद्देश्य ये है कि जितने भी एसडीजी हैं, एसडीजी का मतलब समझ रहे हैं ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जैसे कि पीने के पानी की व्यवस्था हर देश में बेहतर होनी चाहिए, बच्चों के लिए पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, कोई भी कुपोषण का शिकार नहीं होना चाहिए, पर्यावरण अच्छा होना चाहिए, जो जीव जंतु पशु पक्षी हैं उनके लिए भी बेस्ट हैबिटेट्स होने चाहिए, जितने भी मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं हर एक देश में उनको हमें प्रोटेक्ट करके रखना है। ये सारी चीजें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर आ जाती है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और यूनाइटेड नेशंस के द्वारा सबसे पहले एसडीजी की बात करी गई थी। टोटल ऐसे 17 गोल्स हैं जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत आते हैं। G20 की स्थापना 1999 में करी गई थी। इस साल G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। अगले साल 2024 में ब्राजील इसकी अध्यक्षता करेगा। और अभी हाल ही में साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज बैंकिंग सेक्टर के लिए लॉन्च करी गई थी G20 के अंतर्गत। ये कहाँ पर हुई है? ये हुई है मुंबई में इस साल। ठीक है, जितने भी बैंकिंग के अंदर पीओ हैं, ठीक है, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स हैं, मैनेजर्स हैं, उनके लिए साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज कंडक्ट करी गई थी। ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ना, इनका नाम है हविलदार एलबी डी क्रूज। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया 87 की उम्र में। और आपको पता है ये कौन है? ये केरल से पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। क्या आप बता सकते हो इनको अशोक चक्र कौन से राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया था? तो इनको अशोक चक्र दिया गया था भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। और इनको अशोक चक्र कब दिया गया था? 1962 में। 1962 में जो इनको अशोक चक्र दिया गया है, वो इस वजह से जो नागा रेबल्स हुआ था नागालैंड में, ठीक है, तो उस टाइम पर इनकी बटालियन को टास्क परफॉर्म करने को दिया गया था। तब इन्होंने वहां पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था, जिसके लिए इनको अशोक चक्र दिया गया। ये जो अशोक चक्र है पहले इंडियन आर्मी में दिया जाता था, बाद में इसका नाम बदल के शौर्य चक्र कर दिया गया है। तब ये लांस नायक के रूप में कार्यरत हुआ करते थे। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं ये जो चार बड़े नाम आपके सामने लिखे हुए हैं, इनमें से किसको नोबेल प्राइज दिया गया है इकोनॉमिक साइंसेस के क्षेत्र में? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। चलिए एक हिंट दे देता हूं, मदर टेरेसा तो नहीं है। मदर टेरेसा को पीस मतलब शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया है। नोबेल प्राइज की स्थापना सन 1901 में करी गई थी एल्फ्रेड नोबेल की याद में। अब आप आंसर बता दीजिए। आई होप एक तो मैंने एलिमिनेट कर दिया, बाकी तीन में से बताइए कौन सा सही आंसर है। एग्जाम इंजन पर आप मेरा लाइव बैच फॉलो कर सकते हो। इसमें अभी 5 दिन से क्लास नहीं हो रही थी, मैंने आपको बताया था अस्थमा की वजह से मैं तबीयत से बिल्कुल खराब चल रहा हूँ, जिसकी वजह से यूट्यूब पर भी क्लास नहीं हुई है। तो मंगलवार से ये क्लास होने लगेगी, और इस पर भी बैच में भी होने लगेगी क्लास। इसको आप 2023 के किसी भी एग्जाम के लिए फॉलो कर सकते हैं इस बैच को, क्योंकि जुलाई में मेरा नया बैच आएगा, उससे पहले अभी कोई बैच नहीं है। तो आप इस बैच को फॉलो करके अपनी तैयारी बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। स्टैटिक जीके की मैगजीन आपने नहीं ली है तो वो भी ले लीजिए, और हिस्ट्री का रिकॉर्डेड बैच या पॉलिटी का रिकॉर्डेड बैच, जो भी स्टूडेंट लेना चाहते हैं, सब कुछ आपको एग्जाम इंजन पे अवेलेबल है। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।